Every second countable space is first countable space, but converse need not be true. So it is very important theorem. Let us start. Let X2 be a second countable space. Let X2 be topological space which is second countable also, it is given. Now we have to prove that it is first countable. Means we have to prove that there exists a countable local base corresponding to each point of x. That means अब स्ट्रक्चर समझिए इस थ्योरम में आपको सेकंड काउंटेबल गिवन है. इट मीन्स आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि इसका एक काउंटेबल बेस एग्जिस्ट करता है टोपोलॉजी टो का. बट आपको प्रूव क्या करना है, आपको हर एक पॉइंट के लोकल बेस की तरफ मूव करना है क्योंकि आपको फर्स्ट काउंटेबल प्रूव करना है. दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है कि आपको बेस गिवन है और उस बेस से आपने लोकल बेस की साइड मूव करना है. इज इट क्लियर? आपको बेस गिवन है और वो बेस काउंटेबल भी है जो आपको गिवन है और आपको एक काउंटेबल लोकल बेस की सर्च करनी है इस थ्योरम में. तो सबसे पहले आपको x2 सेकंड काउंटेबल गिवन है. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेकंड काउंटेबिलिटी देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल बेस से बीटा and members of beta are b1 b2 b3 and so on. It is a base for the topology tau. Now because we are searching a local base corresponding to each point of x, so let us say suppose x belonging to x be any point. If x belonging to x be any point and we know that every toe open set can be written as the union of members of base beta. Just a minute beta, wait. हाँ जी, ये देखिए बेटा, आपको ये थ्योरम पता है कि एवरी टो ओपन सेट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बेस. ठीक है, तो अब क्योंकि जो x है वो टो ओपन हमेशा होता है, x इज टो ओपन, देयरफॉर इट इज आल्सो रिटन एज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बेस बीटा. सो वी कैन टेक x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ b i's वेयर b i's आर द मेंबर ऑफ बीटा. इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? आपके पास सेकंड काउंटेबल गिवन है. सेकंड काउंटेबल की डेफिनेशन से आपके पास एक काउंटेबल बेस यानी कि बीटा एग्जिस्ट हुआ. बीटा क्योंकि काउंटेबल है तो उसके मेंबर्स आपने क्या लिए, b1 b2 b3 एंड सो ऑन. ठीक है, अब हमें किस साइड जाना है, हमें पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग लोकल बेस सर्च करना था. तो इसलिए हम एक पॉइंट लेकर चले पहले x बिलोंगिंग टू x भी एनी पॉइंट. फिर हमने थ्योरम लगाई कि एवरी टो ओपन सेट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बेस बीटा. देयरफॉर नाउ x इज टो ओपन, therefore x is also written as a union of members of beta. So x is equal to union of bi's and where bi's are the members of beta. Now we have x, point x belonging to x and x is equal to union of bi. It means point x also belongs to union. Point x also belongs to union of bi, and if it belongs to union of bi it means it belongs to at least one bi and bi belonging to beta. तो अब हमारे पास क्या आ गया कि जो पॉइंट x है वो कम से कम एक bi में तो जरूर बिलोंग करेगा. ठीक है, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, हमारे पास क्या आया कि जो पॉइंट x है वो कम से कम एक मेंबर में जरूर जा रहा है, बीटा के एक मेंबर में जरूर जा रहा है कम से कम. बट वो मेंबर्स आपके दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि, लेकिन कंफर्मेशन है कि एक तो होगा ही होगा वो मेंबर जो एक्स पॉइंट को कंटेन करते हैं. सो हमने क्या सपोज कर लिया कि ये मेंबर्स वो वाले हैं bx1 bx2 bx3 एंड सो ऑन, बी ऑल दोज मेंबर्स ऑफ बेस बीटा विच कंटेन्स x. ठीक है, हो सकता है कि सारे मेंबर्स इक्वल हों, मतलब एक ही हो सकता है कि इनमें से जैसे मान लीजिए, मुझे ये पता नहीं है, मान लीजिए मैंने 20 मेंबर्स ले लिए बीटा के जिनमें से x बिलोंग करता है. ठीक है, अगर हो सकता है कि 20 में से 10
बाकी 10 के इक्वल हो, तो दैट मीन्स 10 मेंबर ही ऐसे हैं। और हो सकता है वो सारे ही आपस में इक्वल हो, यानी कि सिर्फ एक ही मेंबर ऐसा हो जो एक्स को कंटेन करता हो। लेकिन ये कंफर्मेशन आ गई है कि कम से कम एक मेंबर जरूर होगा जो एक्स पॉइंट को कंटेन करेगा। So let us suppose bx1, bx2 and bx3. These are the members from the base beta which contains the point x. Now, because beta is a base, therefore beta is a subset of tau. तो अगर ये सारे मेंबर्स बी एक्स वन बी एक्स टू बी एक्स थ्री सभी मेंबर्स बीटा से आ रहे हैं और बीटा किसका सबसेट है, टो का, दैट मीन्स ये सारे मेंबर्स किस में चले गए, टो में चले गए। दैट मीन्स बी एक्साइज सारे के सारे आपके पास टो ओपन सेट हो गए। और कौन से टो ओपन सेट, और एक्स इन सारे बी एक्साइज में बिलोंग कर रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या बन गए, आपका एक्स का नेबरहुड्स बन गए। ऑल बी एक्स आई इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स। अब हम नेबरहुड तक पहुंच गए हैं, क्योंकि हमें लोकल बेस की सर्च करने के लिए हमें नेबरहुड की कलेक्शन चाहिए होती है। इसलिए पहले हमने पॉइंट लिया, फिर हमने पॉइंट के नेबरहुड ढूंढे। अब हमारे पास बी एक्स वन बी एक्स टू बी एक्स थ्री सारे नेबरहुड आ गए हैं एक्स के, तो इनकी हमने कलेक्शन बना ली और उसको नाम क्या दे दिया, बीटा एक्स का नाम दे दिया। तो बीटा एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ एक्स। अब हम ये नेबरहुड की कलेक्शन आ गई है, अब इसी को हम लोकल बेस प्रूव कर देंगे। तो ये सो दैट एवरी मेंबर ऑफ बीटा एक्स इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स, दैट मीन्स फर्स्ट वाली जो कंडीशन होती है आपकी लोकल बेस की, वो आपकी प्रूव हो चुकी है। बिकॉज हेयर बीटा एक्स इज कंटेन्ड इन एल एक्स एन एक्स, सॉरी मीन्स हमने क्योंकि बीटा एक्स कलेक्शन में सारे नेबरहुड्स डाले हैं एक्स के, इट मीन्स बीटा एक्स इज कंटेन्ड इन नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स। तो फर्स्ट कंडीशन इज satisfied. Now for the another condition of local base, let u be any neighborhood of point x. Since beta is a base, it is given. Therefore, there exists a member b from beta which lies between the point x and the neighborhood u according to definition of base. So we have x belonging to b is contained in u. Now x belonging to b and b is a member of beta. It means b also becomes a member of beta x. देखिए एक्स बी में है और बी बीटा का मेंबर है। बीटा कंटेन है टो में, तो बी किस में चला गया, टो में भी चला गया। इसका मतलब बी टो ओपन हो गया और एक्स बी में है, तो बी किसका नेबरहुड बन गया, एक्स का। और जैसे ही बी एक्स का नेबरहुड बनेगा वैसे ही बी किस में चला जाएगा, आपका बीटा एक्स में चला जाएगा। तो इसलिए बी किस में चला गया, बीटा एक्स में चला गया। तो दैट मीन्स आपने क्या प्रूव कर दिया अब यहाँ पर, कि अगर आप एक पॉइंट एक्स लेकर चलते हो और एक नेबरहुड यू लेकर चलते हो, तो इन दोनों के बीच में बी आएगा और उस बी को आपने बीटा एक्स का मेंबर शो कर दिया। दैट मीन्स जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है लोकल बेस की, वो यहाँ पर आपकी प्रूव हो चुकी है कि यदि हम एक पॉइंट और एक नेबरहुड लेकर चल रहे हैं तो उन दोनों के बीच में आपके पास एक बीटा एक्स का मेंबर आ रहा है। दैट मीन्स बीटा एक्स इज अ लोकल बेस एट एक्स, हैंस प्रूव। लेकिन सिर्फ एक चीज, अब इसको काउंटेबिलिटी भी प्रूव करनी है हमने। बीटा एक्स हमारा लोकल बेस तो बन गया, लेकिन हमें फर्स्ट काउंटेबिलिटी के लिए काउंटेबल लोकल बेस चाहिए। अब इसको काउंटेबिलिटी कैसे प्रूव करोगे, देखिए बीटा एक्स इज कंटेन इन बीटा, जो बीटा एक्स के मेंबर हैं वो किस में से सर्च किए थे आपने, ये किसके मेंबर्स थे, ये बीटा के मेंबर ही तो उठाए थे हमने। बीटा के वो मेंबर जो एक्स के नेबरहुड बन रहे हैं वो वाले मेंबर्स हमने बीटा एक्स में डाले थे। दैट मीन्स जो बीटा एक्स है वो सबसेट है बीटा का, और बीटा ऑलरेडी आपको काउंटेबल गिवन है, एंड वी नो दैट सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज ऑल्सो काउंटेबल, therefore beta x is also countable. Hence we have a countable local base beta x at x, therefore x is first countable space. बोलिए क्लियर है ये थ्योरम, या कुछ डाउट है तो कोई पूछ लीजिए, कोई स्टेप क्लियर नहीं हुआ तो। बोलो बेटा, कुछ है, कुछ डाउट है कोई। चलिए फिर नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। रिमार्क, सॉरी, इसका कन्वर्स पार्ट है पहले इसका। कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम मे नॉट बी ट्रू, दैट इज द फर्स्ट काउंटेबल स्पेस नीड नॉट बी सेकंड काउंटेबल। उसके लिए मैंने आपको बोला था कि जो एग्जांपल्स आप करोगे उसमें से ही आपका कोई ना कोई एग्जांपल आपका निकल कर आएगा। तो अब इन्होंने पी इंक्लूजन टोपोलॉजिकल स्पेस का एग्जांपल दिया हुआ है। पी इंक्लूजन टोपोलॉजिकल स्पेस जो होती है वो फर्स्ट काउंटेबल तो होती है अगर अनकाउंटेबल सेट के ऊपर आप लेकर चलते हो। अगर एक्स को आप अनकाउंटेबल लेके चल रही हो तो जो पी इंक्लूजन टोपोलॉजिकल स्पेस है ये फर्स्ट काउंटेबल तो होती है, बट इट इज़ नॉट सेकंड काउंटेबल स्पेस। ये हम पहले ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये जो एग्जांपल है ये आपका पहले आ चुका है। तो आपने प्रूफ देना है इसका पूरा, पहले इसको आप प्रूव करोगे कि ये फर्स्ट काउंटेबल है, और फिर आप इसको प्रूव करोगे कि इट इज़ नॉट सेकंड काउंटेबल। तो दोनों, अगर कन्वर्स पार्ट आता है तो आपको दोनों प्रूफ देने पड़ेंगे।
Next theorem is every family of non-empty disjoint open subsets of a second countable space is countable. अब देखो ये ध्यान से देखना, every family of non-empty disjoint open subsets, आपको एक स्पेस गिवन है जो सेकंड काउंटेबल भी गिवन है. अगर आप उस स्पेस की नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स की एक फैमिली बनाते हो तो उस फैमिली को आपने काउंटेबल प्रूव करना है. ठीक है, आपके पास एक स्पेस है x2 और वो सेकंड काउंटेबल भी गिवन है और आपने क्या किया, उस स्पेस के नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स की एक फैमिली बनाई और यू हैव टू प्रूव दैट दैट फैमिली इज काउंटेबल. सो let x2 be a second countable space, it is given. So there exists a countable base beta b1 b2 b3 and so on for the topology 2. अब हमने क्या किया, एक f फैमिली बनाई. let f be a family of non empty disjoint open subsets of x. तो इस f को हमने क्या प्रूव करना है, अब काउंटेबल प्रूव करना है. ठीक है, हमारा पर्पस क्या है, इस f को काउंटेबल दिखाना. अब ध्यान से देखो जो नेक्स्ट लाइन इन्होंने लिखी हुई है, then for each member of that family f means each f belonging to family f, there exists a set bi in beta such that bi is contained in f where I belongs to natural number. ये बताइए मुझे लाइन ही कैसे कैसे लिख रहे हैं, ये चीज इन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है कैसे आई है. हाँ जी बोलिए बेटा. ये ऐसी क्यों? मैम एफ हाँ जी एफ बोलिए. एक ओपन सबसेट है. यस कैपिटल एफ एक ओपन सबसेट है तो और जो x2 एक काउंटेबल x2 एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस का एवरी ओपन सेट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा. यस सो एफ इज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, यूनियन ऑफ बी आई आ जाएगा. यस और जो इसका मतलब ये होगा कि हर जो बी आई होगा वो एफ में कंटेन होगा क्योंकि एफ यूनियन है उन बी यस आई यस की. यस गुड 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 वेरी गुड. हाँ जी, यही एक्सप्लेनेशन है इस लाइन की जो यहाँ पर गिवन नहीं है, क्योंकि f इज अ मेंबर ऑफ फैमिली, इट मीन्स f इज अ open set and every open set can be written as a union of members of base beta. So f is equal to union of bi's. ठीक है, it means all bi's is contained in f because f is the union of that bi's. Okay, अब देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बी आई कंटेन इन एफ होगा फिर आई इज अ नेचुरल नंबर. तो हम कोई भी जो ये आई नेचुरल नंबर है इसको मैं एन चूज कर लेती हूँ. लेट अस एसोसिएट विद एफ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट बी एन इज कंटेन इन एफ. इसको मैंने स्पेसिफिक कर लिया, ये जो आई आपका नेचुरल नंबर है इसकी वैल्यू मैंने पर्टिकुलरली एन पुट कर दी, तो बी एन कंटेन इन क्या हो गया, एफ हो गया. अब ऐसे ही जब आप कोई दूसरा मेंबर फैमिली से उठाओगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई दूसरा मेंबर एग्जिस्ट करेगा बीटा बेस का. मान लीजिए पहले यहाँ F1 उठाया था मैंने, F रहने दो, आप F1 उठाओ. मान लीजिए F1 था, F1 के कोरस्पॉन्डिंग BN1 आ गया मान लो आपके पास. ठीक है, फिर जब दूसरा मेंबर F2 उठाओगे आप फैमिली का तो आपके कोरस्पॉन्डिंग BN2 आ जाएगा, F3 के कोरस्पॉन्डिंग BN3 आ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टिंक्ट मेंबर्स विल बी एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स. ये किन इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ये इनकी बात कर रहे हैं जो सफिक्स है n1 n2 n3, क्योंकि हमें काउंटेबिलिटी प्रूव करनी है ना. काउंटेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, अब ये देखिए f1 के कोरस्पॉन्डिंग मैंने n1 लिया था, f2 के कोरस्पॉन्डिंग मैंने n2 ले लिया, f3 के कोरस्पॉन्डिंग n3 ले लिया. तो जितने मेंबर्स होंगे उस फैमिली में उतने ही आपके पास डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे. कौन से पॉजिटिव इंटीजर, n1 n2 n3 एंड सो ऑन. अगर हम ऑर्डर करें फैमिली को अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दीज पॉजिटिव इंटीजर्स एसोसिएटेड विद देम, अब क्या है, मान लीजिए अब ये n1 n2 n3 आए हैं, अब मुझे नहीं पता n1 बड़ा है n2 बड़ा है कि n3 बड़ा है, तो इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको सीक्वेंस में लगा लीजिए, तो क्या होगा, तो आपके पास एक सीक्वेंस आ जाएगी. कैसी सीक्वेंस आएगी,
Bn1, Bn2, Bn3, मुझे नहीं पता को N1 बड़ा है, N2 बड़ा है, N3, जब जो जैसे बड़ा हो उनको वैसे, सबसे पहले सबसे छोटा ले लीजिए, मान लीजिए N1 छोटा है, N1 सबसे स्मॉलेस्ट है, Bn1 आ गया, फिर उसके बाद N3 आता है, फिर Bn3 आ गया, फिर Bn2 आ गया, ऐसे। तो आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगी, और वो जो सीक्वेंस होगी आपकी, वो किसकी सीक्वेंस होगी? बेस के मेंबर्स की, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी फैमिली के मेंबर्स आ रहे हैं। जैसे Bn1 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग F1 आया था, Bn2 का कॉरस्पॉन्डिंग F2 आया था। तो अगर वो सीक्वेंस काउंटेबल है, तो आपकी फैमिली भी क्या बन गई? काउंटेबल बन गई। इट मीन्स योर फैमिली एफ इज काउंटेबल। इसमें बताओ अगर कोई डाउट है तो। बोलिए। नो मैम। चलें। Separability, separable spaces. Let X2 be topological space and A be any subset of X, then A is called dense if A closure is equal to X. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। dense set की definition है कि if the closure of that set is equal to X, then that set is called dense in X. Now in usual topological space R2, the set Q, set of rational number and the set of irrational numbers are dense sets. तो Q का क्लोजर क्या होता है? R. इसका भी क्लोजर क्या होता है? R. इसका मतलब Q का क्लोजर X के बराबर आ रहा है, क्योंकि इस यहाँ पर X किसके बराबर है? आपका सेट ऑफ रियल नंबर के। तो Q का क्लोजर भी X है, X आपका आ रहा है, और इसका क्लोजर भी आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों क्या बन गई? डेंस बन गए। ठीक है, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस में। In any topological space, X is dense but phi is never dense set. X हमेशा dense होता है कोई भी topological space, क्योंकि X का क्लोजर क्या होता है? X के बराबर। बट phi का क्लोजर क्या होता है? phi, यानी कि नॉट इक्वल टू X है, तो इसका मतलब phi तो dense नहीं होगा कभी भी, बट X ऑलवेज क्या होगा? dense होगा, किसी भी topological space में अगर हम बात करें तो। अब discrete topological space में अकेला X dense होता है, क्योंकि X का क्लोजर क्या होगा? ये हमने किया था, याद है आपको, जिसमें केसेस बनाए थे। ये डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में डेंस सबसेट्स वाले केस बनाए थे हमने, कि अगर a इज इक्वल टू एक्स, ए इक्वल टू एक्स के बराबर आता है, अगर उसमें केसेस बना के किया था, सिंगलटन्स के ऊपर बनाए थे, या मुझे कंफर्म नहीं है, तो ये वाला हमने उसके ऊपर किया था, केसेस बना के किया था। अगर ए फाई है और ये नॉन एम्प्टी है, ऐसा कुछ किया था। अगर ये एम्प्टी सेट है, ये नॉन एम्प्टी है, तो उस केस में ए की एक वैल्यू एक्स आ रही थी, और एक बार ए की वैल्यू आपकी कुछ और आ रही थी, कुछ ऐसे था। अब देखो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में ओनली एक्स डेंस सबसेट होगा। जो एक्स है वो क्लोज्ड होता है इन एनी, क्योंकि एक्स हमेशा ओपन भी होता है, क्लोज्ड भी होता है टोपोलॉजिकल स्पेस में। ठीक है, एक्स हमेशा ओपन भी होता है, एक्स क्लोज भी होता है। अगर एक्स क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल हो गया। इट मीन्स एक्स इज डेंस। लेट ए बी एनी सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। ए इज नॉट इक्वल टू एक्स लिया आपने, मीन्स ए आपने प्रॉपर सबसेट ले लिया। अब डिस्क्रीट में एवरी सेट ओपन भी होता है और एवरी सेट क्लोज्ड भी होता है। इसका मतलब जो ये ए सेट आपने एज्यूम किया है, ये ओपन भी है और ये क्लोज्ड भी है। ड्यू टू क्लोज्ड, ए का क्लोजर किसके बराबर हो गया? ए के बराबर, और ए हमने एक्स से डिफरेंट लिया है, इसका मतलब ए का क्लोजर नॉट इक्वल टू एक्स। इट मीन्स ए इज नॉट डेंस सेट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप कोई प्रॉपर सबसेट लेकर चलते हो तो वो डेंस नहीं बन रहा डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में, और अगर आप एक्स लेके चल रहे हो तो वो आपका डेंस बन रहा है। इट मीन्स एक्स इज द ओनली डेंस सेट इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, ऐसे ये इंडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में हर एक नॉन एम्प्टी सेट आपका डेंस होगा। हर एक नॉन एम्प्टी है कौन सा यहाँ पर? इन इंडिस्क्रीट स्पेस एवरी नॉन एम्प्टी सेट। तो इस एक्स का जो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा वो सारे के सारे डेंस हो जाएंगे, अगर हम इंडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में बात कर रहे हैं तो। कोफाइनाइट स्पेस में ओनली इनफाइनाइट सेट्स आर डेंस सेट्स। केवल इनफाइनाइट सेट जो होंगे वो डेंस होंगे, फाइनाइट नहीं होंगे। ये देखिए, x2 कोई भी कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है। इसका मतलब क्या है? x इनफाइनाइट है और टू कोफाइनाइट टोपोलॉजी, यानी कि टू के अंदर वो वाले मेंबर्स है जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या है? फाइनाइट यूनियन फाइ। ये जस्ट डेफिनेशन लिखी है अभी हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस की।
तो प्रूव क्या करना है हमने कि ओनली इनफाइनाइट सेट्स आर डेंस सेट्स। तो पहले इसके क्लोज सेट्स निकालते हैं, ये मैंने आपको पहले भी निकालने बताए थे क्लोज सेट्स। फाइव का कॉम्प्लीमेंट एक्स हो जाएगा और इस वाले का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इन ऑल फाइनाइट सेट्स। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं याद कि इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, क्लोज सेट्स के लिए हम क्या करते हैं, ओपन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स निकालते हैं। तो जब आप इस सेट का, किसका, वो वाले सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो खुद सेट क्या आ जाएंगे, फाइनाइट आ जाएंगे। यानी कि क्लोज सेट्स इन ओ फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस आर ऑल फाइनाइट सेट्स एंड इटसेल्फ एक्स। अब इनफाइनाइट सेट हम कोई लेके चले ए। अब हमने क्या प्रूव करना है कि इनफाइनाइट सेट डेंस होगा। ए क्लोजर निकालिए। ए क्लोजर किसके बराबर होता है, क्लोजर, क्लोजर ऑफ ए सेट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग दैट सेट। ये थ्योरम हमने की थी। तो वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट जो ए को कंटेन करता है, इनमें से कौन सा होगा, जो क्लोज सेट्स आपने सर्च किए हैं उनमें से सबसे छोटा क्लोज सेट कौन सा है जो ए को कंटेन करता है, वो सिर्फ कौन सा है, एक्स है। क्योंकि फाइनाइट सेट तो ये को कंटेन कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट को कंटेन कर ले। तो सिर्फ क्या रह गया आपके पास, कौन सा क्लोज सेट ऐसा है जो ए को कंटेन करता है, वो कौन सा है, एक्स है। तो ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स एंड ए इज डेंस। इसका मतलब अगर आप कोई इनफाइनाइट सेट लेकर चलते हो तो वो डेंस आ रहा है। लेकिन अगर आप कोई फाइनाइट सेट लेकर चलते हो तो क्या डेंस आता है या नहीं आता, अब ये भी देखना है। अब बी कोई भी फाइनाइट सेट लिया, अगर फाइनाइट है तो ये क्लोज्ड हो गया, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ऑल फाइनाइट सेट क्लोज्ड है। अगर क्लोज्ड है तो इसका मतलब, और बी नॉट इक्वल टू एक्स, ये कैसे आया बताइए मुझे, क्योंकि एक्स क्या है, इनफाइनाइट, और बी क्या है, फाइनाइट, इसलिए बी एक्स के इक्वल तो कभी हो नहीं सकता। तो बी क्लोज्ड भी हो गया, और जो आपका बी है वो एक्स के बराबर भी नहीं है। ठीक है, क्लोज्ड की वजह से बी का क्लोजर किसके बराबर आ गया, बी के इक्वल, और बी एक्स के बराबर नहीं है। इसका मतलब बी का क्लोजर नॉट इक्वल टू एक्स, इट मीन्स बी इज नॉट डेंस। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि अगर आप कोई फाइनाइट सेट लेकर चलते हो तो वो तो डेंस नहीं बन रहा, और इनफाइनाइट सेट लेकर चलते हो तो डेंस बन रहा है। इसका मतलब क्या है, dense sets are only infinite sets. Is it clear? Yes, ma'am. उसके बाद है सेपरेबल स्पेस। अब डेंस के ऊपर काम हो चुका है, अब सेपरेबल कब कहेंगे किसी स्पेस को, अगर उसका एक काउंटेबल डेंस सेट एग्जिस्ट करता है तो। इफ द स्पेस हैज a countable dense set then it is called separable. यूजर टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेपरेबल। अभी हमने ऊपर बोला था ना कि सेट ऑफ रेशनल नंबर है, वो डेंस होता है यूजर टोपोलॉजिकल स्पेस में। और हमें पता है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर काउंटेबल भी होता है, इसका मतलब काउंटेबल डेंस सबसेट बन गया। इसका मतलब यूजर टोपोलॉजिकल स्पेस क्या बन गया, सेपरेबल। ऐसे ही देखो कोफाइनाइट स्पेस इज सेपरेबल। अभी हमने क्या कहा ऊपर, कोफाइनाइट स्पेस के अंदर डेंस कौन से होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स आर ओनली, ये सारा वही प्रूफ दिया हुआ है। ये देखिए हमने ऊपर कहा कि इनफाइनाइट सेट जो है वो कोफाइनाइट के अंदर डेंस बनते हैं। तो अब इन्होंने काउंटेबल भी ले लिया साथ ही, इनफाइनाइट और काउंटेबल ले लिया ए को। लेट ए भी यानी इनफाइनाइट काउंटेबल सबसेट ऑफ एक्स। अब ए को क्या प्रूव कर दिया, डेंस प्रूव कर दिया। वो तो हो ही जाना, ऊपर वाली थ्योरम, ऊपर वाला सेम प्रूफ चलना है, क्योंकि हमने कहा, हमने ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि इनफाइनाइट सेट हमेशा डेंस बनते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर। ये आपका पी इंक्लूजन आ गया। पी इंक्लूजन में क्लोज सेट्स कौन से होते हैं, वो वाले सेट जो पी को कंटेन ना करते हो, क्योंकि टोपन कौन से हैं जो पी को कंटेन करते हो। तो क्लोज सेट जब आप निकालोगे, मीन्स इनके कॉम्प्लीमेंट जब निकालोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो वाले सेट जो पी को कंटेन ना करते हो, और फाइव का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा एक्स। तो ये क्लोज सेट्स आ गए आपके पास। अब सिंगलटन पी क्लोजर निकालो। सिंगलटन पी क्लोजर का मतलब है वो वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट जो पी को कंटेन करता है, और वो कौन सा है, सिर्फ एक्स ही है, एक ऐसा सेट है, क्लोज सेट है जो पी, जिसके अंदर पी है। बाकी क्लोज सेट्स के अंदर तो पी है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स, यानी कि सिंगलटन पी क्या बन गया, डेंस बन गया। और क्योंकि ये सिंगलटन है इसलिए ये काउंटेबल भी है। तो इसका मतलब हमने काउंटेबल डेंस सेट शो कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका, सेपरेबल बन गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी थ्योरम्स है। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेपरेबल, डिस्क्रीट स्पेस ऑन एन अनकाउंटेबल सेट इज नॉट सेपरेबल। अनकाउंटेबल के ऊपर डिस्क्रीट स्पेस सेपरेबल नहीं बनेगा, ये चीज आपने प्रूव करनी है।
लोअर लिमिट टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेपरेबल। ठीक है, तो ये थ्योरम्स आपने खुद करनी है, ये छोटी छोटी थ्योरम्स है आपकी। लेकिन ये रिजल्ट भी याद होने चाहिए। अब जैसे डिस्क्रीट है, ऑन एन अनकाउंटेबल सेट नॉट सेपरेबल है, ठीक है, बाकी सारे आपके सेपरेबल बन रहे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेपरेबल बने कैसे हैं। जैसे कोफाइनाइट में अगर हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोफाइनाइट के अंडर इनफाइनाइट सेट डेंस बनते हैं। ठीक है, फिर यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस में सेट ऑफ रेशनल नंबर भी है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, दोनों डेंस है। बट अगर सेपरेबिलिटी की कंडीशन के लिए काउंटेबिलिटी भी चाहिए होती है, इसलिए हम क्यू की बात करते हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्योंकि अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए हम उसको स्किप कर देते हैं। ऐसे ही फिर पी इंक्लूजन में सिंगलटन पी आपका टेंस बनेगा। ठीक है, ऐसे ही थोड़े थोड़े माइंड में आपके लर्न होने चाहिए आपको ये कंसेप्ट कि किसके अंदर टेंस कौन सा है, किसके अंदर किस स्पेस में। या तो आप एक टेबल बना लीजिए, टेबल बनाओ, ये जो 6-7 आपकी नेमिंग टोपोलॉजी है वो लिखो, और ऊपर आप लिखो क्लोजर और वो डिराइव्ड सेट क्लोजर। ठीक है, और डेंस सबसेट्स, और जो भी है इंटीरियर एक्सटीरियर वाले जो भी जितने भी हैं आपकी, ये 4-5 ये चीज़ आ जाएंगी। और फिर उसके अंदर आप अपने सेट्स सेट्स के नोटेशन लिख लीजिए। अगर ऐसे याद करना चाहते हो तो ऐसे कर लो। और फिर ये सोचना है, फिर नोट वाले लिखो कि कौन सा स्पेस नोट सेपरेबल बनता है, कौन सा नोट फर्स्ट काउंटेबल, नोट सेकंड काउंटेबल, और कौन से बनते हैं। फिर एवरी उसी में से आपके एग्जांपल निकल जाएंगे। एवरी सेकंड काउंटेबल तो फर्स्ट काउंटेबल होता है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो कन्वर्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है वही वाला, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कन्वर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप कर चुके हो। अब उसमें से आप कन्वर्स के लिए कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। अब ये देखिए, यहाँ पर ये थ्योरम आएगी, एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल, और फिर वही इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। यानी कि एक ऐसे स्पेस का आपको एग्जांपल देना है जो सेपरेबल तो है लेकिन वो सेकंड काउंटेबल नहीं है। तो उसके लिए भी फिर इन्होंने पी इंक्लूजन टोपोलॉजिकल स्पेस का एग्जांपल दिया है। ये आपका सेपरेबल तो है लेकिन ये सेकंड काउंटेबल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ये मैट्रिक्स स्पेस वाली थ्योरम, फिर लिंडलोफ स्पेस स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, एक थ्योरम हो सकती है अभी फिलहाल तो ये करवा दूं, एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल। इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम बहुत। बोलो बेटा, कर लें ये वाली थ्योरम? और हाँ जी, जाग रहे हो?